एसकेजी द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज हम 9th क्लास की जो एक्सरसाइज हमारी चल रही थी उसका आगे अध्ययन करेंगे। हमने 1.1 कंप्लीट कर ली है। अब हम आगे आज 1.2 एक्सरसाइज करेंगे। जो आपकी 1.2 है उसमें हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं के बारे में। वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं ये मैंने आपको पहले भी बताया था। वास्तविक संख्याएं जो होती है वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का समूह है या संग्रह है, ये बोल सकते हैं कि मतलब वास्तविक संख्याएं जो होती हैं उसमें परिमेय संख्याएं भी आती है और अपरिमेय संख्याएं भी आती हैं। ठीक है, तो वास्तविक संख्याओं का जो सेट है या समुच्चय है वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं दोनों से मिलकर बना होता है। ये क्लियर है। अब आपको जो 1.2 है उसमें कुछ सत्य असत्य के कथन है फर्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत, तो वो क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ, तो आपको वास्तविक परिमेय और अपरिमेय के बारे में थोड़ा सा और पता चलेगा। तो देखिए आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बुक आप सबके पास होगी। अगर बुक नहीं है तो आप बुक मार्केट से खरीद लीजिए और आपके जो क्वेश्चंस है वो आप बुक में देख सकते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चंस बोर्ड पे लिखना पॉसिबल नहीं है इसलिए। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमें ये बताना है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या वास्तविक संख्या है, सत्य असत्य बताना है। वापस क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ, क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं वास्तविक संख्याओं के बारे में आपको बता देती हूँ। देखो वास्तविक संख्याएं जो होती हैं, वास्तविक संख्या या वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो दो संख्याओं से मिलकर बनी है। वो दो संख्याएं कौन सी हैं, वो दो संख्याएं हैं परिमेय और अपरिमेय। मतलब वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं आती हैं। ये समझ में आ गया होगा। अब आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो सुनो क्या था। फर्स्ट क्वेश्चन था क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। तो क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, बिल्कुल है, क्योंकि प्रत्येक अपरिमेय संख्या किसके अंदर आ रही है, वास्तविक संख्या में। इसका मतलब प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। आया, ये बड़ा सेट है, ये दो छोटे सेट हैं, ये दोनों के दोनों जो छोटे सेट हैं वो इस बड़े वाले सेट के अंदर विद्यमान है। ठीक है, अब जो आपका फर्स्ट था क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, इसका मतलब वो कथन क्या हो गया, सत्य। हाँ, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट है। अब आगे चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट को बताने से पहले मैं आपको थर्ड पॉइंट बता रही हूँ। ठीक है, उसका रीजन भी है मेरे पास। थर्ड पॉइंट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि थर्ड पॉइंट जो है वो फर्स्ट का विलोम हो गया, उल्टा। देखो पहले वाले में हमने ये बोला था क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, ये कथन सत्य है। अगर इसका उल्टा बोला जाए, क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या है, क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या है, नहीं। वास्तविक संख्याएं प्रत्येक अपरिमेय नहीं होती, परिमेय भी होती हैं, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय और परिमेय दोनों आती हैं। इसका मतलब प्रत्येक अपरिमेय तो वास्तविक है, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या सिर्फ अपरिमेय नहीं है, वो परिमेय भी है। ये समझ में आया क्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं हो सकती क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं भी विद्यमान है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका फर्स्ट जो पॉइंट है वो तो हो गया सत्य, ठीक है, और आपका जो थर्ड पॉइंट है वो हो गया असत्य। ये क्लियर है। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट में क्या बोला गया है, सेकंड पॉइंट में ये बोला गया है क्या संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु को रूट अंक के रूप में दर्शाया जा सकता है, जहां अंक जो है वो एक प्राकृत संख्या है। वापस क्वेश्चन रिपीट कर रही हूं, क्या संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु को रूट अंक के रूप में दर्शाया जा सकता है जहां अंक एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो देखो आपका जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें ये बोला गया है रूट अंक, और अंक क्या है, अंक प्राकृत संख्या है। मैंने आपको बताई थी ना प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं कहाँ से शुरू होती है, एक से, और कहाँ खत्म होती है, अनंत तक। तो प्राकृत संख्याएं मतलब 1 2 3 डैश डैश कहाँ तक, अनंत तक। ये क्लियर है। अब हमें ये बताना है क्या संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट अंक के रूप का होता है।
ठीक है, तो मैं संख्या रेखा बता देती हूँ पहले। संख्या रेखा, ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था संख्या रेखा के बारे में भी, कि संख्या रेखा में क्या करते हैं, एक रेखा खींचते हैं जिसके मिड में यानी बीच में शून्य होता है। राइट हैंड की तरफ हमारी धनात्मक संख्याएं होती है, जबकि लेफ्ट हैंड की तरफ हमारी ऋणात्मक संख्याएं होती है। क्योंकि धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं दोनों प्रकार की संख्याएं विद्यमान है, तो हमारे पास जो संख्या रेखा होती है उसमें राइट हैंड जो हमारा है, हमारा दायां पक्ष, उसमें धनात्मक संख्याएं आएंगी, और जो हमारा लेफ्ट हैंड है यानी हमारा बायां पक्ष, उस तरफ ऋणात्मक संख्याएं आएंगी। तो इसका मतलब यहाँ पे आई 1 2 3 4 डैश डैश, यहाँ पे आई -1 -2 -3। ठीक है, अब हमें ये देखना है क्या प्रत्येक संख्या रूट अंक के रूप की है। प्रत्येक संख्या रूट अंक के रूप की है, ये जो संख्या है वो रूट अंक के रूप की है क्या, जहां अंक का मान मैं कहां से ले रही हूँ, यहां से। अब देखो मैंने अंक का मान 1 लिया तो रूट 1 का मान 1, 2 लिया तो रूट 2 का मान होता है 1.414, 2 इन दोनों के बीच में आ जाएगा, ऐसे रूट 3 रूट 4 रखती जाऊंगी। तो आप खुद सोचो, मैं अंडर रूट के अंदर जो मान रख रही हूँ वो ये रख रही हूँ, है ना। तो अंडर रूट के मान जो मैं रख रही हूँ सारी धनात्मक रख रही हूँ ना, क्योंकि अम के सारे मान धनात्मक है मेरे पास, क्योंकि अम जो है वो एक प्राकृत संख्या है और प्राकृत संख्या से हमेशा धनात्मक होती है। इसका मतलब मैंने एक भी संख्या ऋणात्मक नहीं ली, लेकिन हमारी संख्या रेखा पर ऋणात्मक संख्याएं भी विद्यमान है ना, जबकि हमारे आंसर सिर्फ धनात्मक आ रहे हैं। इसका मतलब हमारे पास ऋणात्मक संख्याएं जो है, ऋणात्मक संख्याएं, उनका अंडर रूट या फिर हम बोले वर्गमूल, हिंदी में अंडर रूट को वर्गमूल बोलते हैं, उनका वर्गमूल जो है वो विद्यमान नहीं है संख्या रेखा पर। संख्या रेखा पर जो हमारी ऋणात्मक संख्या है उनका वर्गमूल विद्यमान नहीं है। अंडर रूट में कभी भी ऋणात्मक संख्याएं नहीं आ सकती, ये याद रखिएगा। रूट माइनस का 2, रूट माइनस का 3 ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास धनात्मक संख्याएं आ रही है, ऋणात्मक नहीं आ रही, जबकि संख्या रेखा पर ऋणात्मक संख्याएं भी आनी चाहिए। इसका मतलब हमारा जो सेकंड कथन है सत्य असत्य का, वो भी क्या हो गया, वो भी हो गया असत्य। ये क्लियर है? तो एक बार मैं तीनों पॉइंट को वापस बता देती हूँ। पहला पॉइंट था, क्या अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं है, तो हाँ अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं है। ठीक है। सेकंड पॉइंट था, क्या संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट अंक के रूप का होता है, तो नहीं, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट अंक के रूप का नहीं होता, क्योंकि ऋणात्मक संख्याओं का अंडर रूट विद्यमान नहीं है। तो ये कथन हो गया असत्य है। और थर्ड था, क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय है, तो नहीं, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं है। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय दोनों आती हैं, जबकि हमें सिर्फ अपरिमेय का बोला गया है। इसलिए आपका तीसरा कथन हो गया असत्य। तो पहला कथन सत्य है और नीचे वाले जो दोनों कथन है वो क्या हो गए, वो हो गए असत्य। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है, सत्य असत्य वाला। अब आगे हम चलेंगे हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में आपको जो बोला गया है वो क्या है उसके बारे में बता देती हूँ। सेकंड क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं उनका वर्गमूल अपरिमेय होता है, और अगर ऐसा नहीं है तो उसको उदाहरण से समझाइए। धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है क्या, ये बताना है। तो देखो एक बार मैं क्वेश्चन को शॉर्ट में लिख देती हूँ। धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल, धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल, ठीक है, वो क्या होता है, वो होता है अपरिमेय। ये हमें सिद्ध करना है, सत्य असत्य जैसा ही हो गया और उदाहरण से। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा है मैंने, ये क्वेश्चन आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर कौन सा, सेकंड। धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है क्या, और अगर ऐसा नहीं है तो उदाहरण दीजिए। अब धनात्मक पूर्णांक की बात करें तो धनात्मक पूर्णांक कहां से शुरू होते हैं, धनात्मक पूर्णांक शुरू होते हैं 1 से। 1 2 3 4 5 6 डैश डैश अनंत तक, ये सारी संख्याएं हमारी धनात्मक पूर्णांक हो गई। अब अगर मैं सभी धनात्मक पूर्णांकों का अंडर रूट करूं
तो मुझे ये चेक करना है कि सारी संख्याएं वो जो आ रही हैं वो हमारी अपरिमेय आ रही है क्या। तो देखो मैं एक दो उदाहरण दे देती हूँ आपको, जैसे √1, √2, √3, √4, √5, ठीक है, आगे चलता रहेगा। तो हमें ये चेक करना है कि ये सारी अपरिमेय है क्या। अपरिमेय संख्याओं के बारे में मैंने शायद आपको ये भी बताया था कि अंडर रूट के अंदर अगर अभाज्य संख्या है, अंडर रूट के अंदर अगर अभाज्य संख्या है तो वो अपरिमेय होती है। अंडर रूट में अभाज्य, अभाज्य मतलब जो अन्य किसी पहाड़े से विभाजित नहीं होती, सिर्फ स्वयं के पहाड़े से विभाजित होती है। एग्जाम्पल के लिए 2, 3, 5, ठीक है, 2 खुद के बारे में आता है, 3 भी खुद के बारे में आता है, 5 भी खुद के बारे में आता है। इसका मतलब अगर अंडर रूट में 2 आया तो वो अपरिमेय है, 3 आया तो वो भी अपरिमेय है, और 5 आया तो वो भी अपरिमेय है। इसका मतलब ये अपरिमेय है, ये सॉरी ये अपरिमेय है और ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय हो गए। ऊपर मैं अ लिख रही हूं, अपरिमेय मीन्स ये आ गया। अब बात करते हैं ये 2 की, आगे और भी संख्याएं हो सकती है, सिर्फ मैंने आपको एग्जांपल कुछ लिए हैं बताने के लिए कि आपको ये क्लियर हो जाए। √1, √1, 1 का अंडर रूट कितना होता है, हमने सबने पढ़ा है, अंडर रूट 1 मतलब 1। और √4, 4 का अंडर रूट कितना होता है, 4 का अंडर रूट होता है 2, ठीक है। अंडर रूट 1 का मान 1, अंडर रूट 4 का मान 2। अब 1 और 2 क्या अपरिमेय है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 और 2 जो संख्या है वो p/q के रूप में लिखी जा सकती है। अब कैसे लिखी जा सकती है? क्या 1 के बट्टे में मैं 1 नहीं लिख सकती और 2 के बट्टे में 1 नहीं लिख सकती? लिख सकती हूँ। तो अगर मैं इसको p/q के रूप में लिख सकती हूँ, इसका मतलब √1, √4 ऐसे आगे बहुत सारी हो गई। जैसे मैं पूर्ण वर्ग की ही बात कर लेती हूँ, √25, √36, √16, √9, ये सारी संख्याएं पूर्ण मतलब पूर्ण वर्ग हैं, तो उनका वर्गमूल भी विद्यमान है। और वर्गमूल जो विद्यमान है, जैसे 9 का हो गया 3, 16 का हो गया 4, तो इन सबको मैं बट्टे में 1 लगा के लिख सकती हूँ। जैसे 4 को 4/1, 3 है तो 3/1, 5 है तो 5/1। तो इसका मतलब अगर मैं किसी संख्या को p/q के रूप में लिख सकती हूँ तो वो क्या हो गई? वो परिमेय होगी। इसका मतलब ये क्या है? ये परिमेय है। ये भी क्या है? ये भी परिमेय है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों का जो वर्गमूल है वो अपरिमेय नहीं होता। अपरिमेय होने के साथ साथ वो क्या होता है? वो परिमेय भी होता है। तो परिमेय भी होता है, और एग्जाम्पल मैंने आपको बोर्ड पे दर्शा दिए हैं। आपको सिर्फ ये देना है, आपको सिर्फ इनका एग्जाम्पल देना है। आपको लिखना है √4 = 2 लिख दो। आंसर जो लिखोगे वो आप लिखोगे √4 = 2, √9 = 3, ठीक है। 2 व 3 परिमेय संख्या है, ठीक है। और ऊपर लिख देना नहीं, ऐसा नहीं संभव, फिर आगे ये उतार देना। ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया, हमने सेकंड क्वेश्चन कर लिया। अब आगे हम चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन जो है वो हमारा प्रकार पेंसिल स्केल की सहायता से होने वाला क्वेश्चन है। सत्य असत्य नहीं है। क्वेश्चन क्या है? अलग ही क्वेश्चन है आपके। क्वेश्चन है, क्या √5 को हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं? क्या √5 को हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं? ये ठीक है। आपके एग्जाम्पल में भी आपको मिल जाएंगे, जैसे √2 का मिल जाएगा, √3 का मिल जाएगा। आप उनको देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएंगे। वैसे वो दोनों थोड़े डिफिकल्ट लग सकते हैं, √2 नहीं √3 लग सकता है, और √5 वह सिंपल सा है, √2 जैसा ही है, ठीक है। तो मैं आपको बोर्ड पे समझा देती हूँ। आपको क्या करना है, किसको दर्शाना है? √5 को कहाँ दर्शाना है? संख्या रेखा पर। तो पहले संख्या रेखा खींच दो, एक लाइन खींच दो, खींच दी। यहाँ पे मैंने लिया मान लो 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, -1, -2, ये हो गया। अब अंडर रूट में 5 है, क्या मैं 5 को दो संख्याओं में तोड़ सकती हूँ? अब दो संख्याओं में तो मैं तोड़ सकती हूँ, लेकिन वो दोनों संख्याएं ऐसी होनी चाहिए कि वो पूर्ण वर्ग हो, ठीक है, पूर्ण वर्ग हो। तो जैसे 5 है, 5 को जैसे अपन 1 + 4 लिख सकते हैं, 2 +
3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर जैसे मैं समझो मैं 2 + 3 लिखती हूँ तो ना तो 2 पूर्ण वर्ग है ना ही 3 पूर्ण वर्ग है। 2 किसी का वर्ग नहीं होता, 3 भी किसी का वर्ग नहीं होता। लेकिन अगर मैं 1 और 4 की बात करूं तो 1 1 का वर्ग होता है और 4 2 का वर्ग होता है। ध्यान रखिएगा जब हम तोड़ रहे हैं तो हमें पूर्ण वर्ग संख्या ही लेनी है। तो हमने किसको लिया, 1 और 4 को। तो आपको मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ। 5 है उसको हमने कैसे लिखा, 4 + 1 लिख सकते हैं। 4 है 2 का स्क्वायर और 1 है 1 का स्क्वायर। ये क्लियर है। तो अगर मुझे √5 को दर्शाना है संख्या रेखा पर तो करना क्या है, हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर रहे हैं। किस प्रमेय का, पाइथागोरस प्रमेय। देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ऐसा आता है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण ये हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ठीक है, आधार लंब। आप इसको लंब इसको आधार ले सकते हो, आप इसको लंब इसको आधार ले सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लंब आधार चेंज हो जाएगा, यहाँ पे तो हो ही जाएगा, ठीक है, लेकिन कर्ण चेंज नहीं होगा। यहाँ मैंने अंडर रूट लगाया तो यहाँ पे भी अंडर रूट लगा दो, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक क्लियर होगा। 5 को मैंने 4 + 1 लिखा, इधर अंडर रूट लगाया तो इधर भी अंडर रूट लग गया। 4 को मैंने 2 का स्क्वायर लिखा, 1 को मैंने 1 का स्क्वायर लिखा। ये क्लियर है। अब मुझे क्या करना है, आधार लेना है 2, लंब लेना है 1। तो देखो आधार 2 कहां से लेना है, यहां से लेके यहां तक, ये आधार 2 हो गया, ठीक है। 2 लेने के बाद में लंब कितना लेना है, 1 लंब। हम ये जानते हैं ना कि पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज पे लगती है, इसका मतलब हमें समकोण तो बनाना ही पड़ेगा। तो अब आपको क्या करना है, समकोण बनाना है प्रकार की सहायता से। और प्रकार की सहायता से समकोण बनाना शायद सब बच्चे को आता है। थोड़ा सा प्रकार को खोलिए, इस 2 पे रखिए, रखा, और एक यूं चाप काट दो 2 पे रख के, फिर उस प्रकार को वहां से उठाओ, यहां रखो, एक चाप इधर एक चाप इधर, फिर इन दोनों पे रखकर यहां बीच में 2 चाप। 90 डिग्री का कोण सबको बनाना आता है। ये मैंने 90 डिग्री का कोण बनाया और इसको मैंने यूं स्केल की सहायता से मिला दिया। ये क्लियर है। अब क्या करना, मैंने आधार तो 2 ले लिया, यहां से यहां तक ये आधार हो गया। अब मुझे लंब कितना लेना है, लंब मुझे लेना है 1, ठीक है। तो प्रकार की सहायता से 1 सेंटीमीटर खोल लो, प्रकार और स्केल की सहायता से नाप कर 1 सेंटीमीटर खोल लीजिए। खोला, उसको यहाँ पे रखिए, रखा, और एक चाप काट दीजिए यहाँ पे, यहाँ 2 पे रख के एक चाप काटा। ये इतनी दूरी कितनी हो गई, ये हो गई 1, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, हो गया। अब इस बिंदु को इस 0 से मिला दीजिए, मिलाया तो यहाँ पे जो आया कर्ण आया, और कर्ण का मान कितना था, √5। कर्ण हमारे पास आ गया, कर्ण का मान कितना था, √5। यहां तक शायद कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब मैं इन सबको एक बार नाम दे देती हूँ। जैसे मैंने मान लो इसको नाम दिया A, इसको दिया B, इसको दिया C, ठीक है, ABC, ये हो गया। ये कर्ण आ गया, कर्ण को मैंने दर्शा तो दिया है, मतलब √5 को मैंने दर्शा तो दिया है, लेकिन यहाँ पे दर्शाया है, इस संख्या रेखा पर थोड़ी दर्शाया है, नहीं दर्शाया ना। तो अब क्या करना है, अब वापस प्रकार को खोलिए, कहां से कहां तक खोलना है, यहाँ पे रखिए और C तक खोलिए। O, ये जो हमारा A बिंदु है, A से C तक खोल लो, खोला, खोल के ये पूरा खुल के आपको एक चाप काटना है, जो चाप जाएगा ऐसे, ये जो चाप जा रहा है, ये चाप A से C तक खोल के मैंने एक चाप काट दिया, काटा। ये जो पॉइंट प्राप्त हुआ इसको D नाम दे दो, दिया। A से D तक की जो दूरी है वो हो जाएगी √5। A से D तक की दूरी कितनी हो जाएगी, √5। तो देखो मैंने AC के बराबर कौन सा चाप काटा है, मैंने AC के बराबर एक चाप काटा है, ये वाला चाप, जिससे मेरे पास ये जो AD दूरी प्राप्त हुई वो AC के क्या हो गई, बराबर। AC के बराबर जैसे ही प्राप्त हुई तो हमारी AD जो है वो संख्या रेखा पर स्थित है संख्या रेखा पर स्थित, इसलिए AD का मान कितना हो जाएगा, AD का मान हो जाएगा √5। ये आपका क्वेश्चन है कंप्लीट। √5 को हमने संख्या रेखा पर दर्शा दिया। एक बार वापस क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले 5 बराबर 4 + 1 लिखा, 4 को ये लिख दिया, 1 को ये लिख दिया, संख्या रेखा बनाई।
आधार 2 लेना है, ये 2 ले लिया, 2 पे मैंने 90 डिग्री का कोण बना दिया, ठीक है। फिर मैंने लंब लिया है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर लंब लेके इस बी बिंदु पे रख के एक चाप काट दिया, उसको सी नाम दिया। सी को किससे मिला दिया? ए से, ए सी प्राप्त हुआ। ए सी का मान कितना है? √5। अब वापस प्रकार को लिया, ए और सी तक खोला, एक चाप काटा, एक चाप काटने से मेरे पास बिंदु डी प्राप्त हुआ। जो हमारी ए डी दूरी है वो कितनी प्राप्त हो गई? वो AC के बराबर आ गई। और AC कितनी थी? AC √5 थी, इसलिए AD का मान भी आ गया √5। ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट है और आपकी 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट है। आगे की जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।